सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। सो टू बिगिन विद, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो बीच में मैंने आपको एक बात बताई थी, और वो क्या था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जो है वो कोलाइड करना पड़ेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। पहली बात तो ये बताया था। दूसरी बात बताई थी कि जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है वही प्रोडक्ट बनाएंगे जिनके पास कुछ मिनिमम एनर्जी होगी, जिसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, तो कोलिजन होना चाहिए, और कोलिजन भी उन्हीं मॉलिक्यूल का सक्सेसफुल होगा, मतलब वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाने लायक होंगे जिनके पास एनर्जी जो होगी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती है। सो नाउ व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? लेट EAV is the average energy of colliding reactant molecules, and ET is the threshold energy, that is minimum energy needed to form product, जो कि colliding molecule के पास होनी चाहिए। तो जो हमने बाहर से एनर्जी सप्लाई की, उस एनर्जी को बोलेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज एनर्जी। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम? एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी which is absorbed by reactant molecule so that their energy becomes equal or greater than threshold energy, उसको बोला जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। राइट, अब यहां पे मैंने दो केसेस लिए, दिस इज केस ए एंड दिस इज केस बी। ये एवरेज एनर्जी ले ली, ये थ्रेशोल्ड। हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लेते हैं, सपोज कि एवरेज एनर्जी 50 है और यहां पे ये 80 है थ्रेशोल्ड एनर्जी इस रिएक्शन की। तो जैसे ही इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 80 माइनस 50, यानी 30 किलो जूल एनर्जी हमने सप्लाई की। तो जैसे उन रिएक्शन को मिल गई, उन्होंने क्या करना? रिएक्ट होना शुरू हो गए। एक मॉलिक्यूल के लिए वो एनर्जी मिली, उसने रिएक्ट करना स्टार्ट किया, और दूसरे को वहीं से एनर्जी जो है जनरेट हो गई। उसी तरह से आगे एक तरह का सॉर्ट ऑफ चेन रिएक्शन होता रहता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो यहां पे 30 किलो जूल एनर्जी, यहां पे हमारे को सपोज कि दिस इज अगेन एवरेज एनर्जी 50 है, और इसको ले लेते हैं हम 150 थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहां पे जो डिफरेंस है ना हमारे पास, वो कितने का डिफरेंस आ गया? वो आ गया 100 किलो जूल का डिफरेंस। तो दैट मींस कि मिनिमम हमारे को 100 किलो जूल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके रिएक्शन होगा, तब तक रिएक्शन नहीं होगा। तो बात क्या हुई कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो किसी भी रिएक्शन की, तो वो रिएक्शन फास्ट होता है, बहुत जल्दी होता है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी लार्ज है तो वो रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा। ठीक है, तो ये आपको शायद पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस? अगर रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी ना हो तो क्या होगा? सब रिएक्शन अपने आप होते रहेंगे। दैट मीन्स कि ये हमारे हाथ में जो है वो नेचर ने एक तरह की चाबी दी हुई है, मतलब हम उस चाबी को लगाएंगे तब जाके होगा काम। अदरवाइज क्या होता? अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती तो जितनी भी फ्यूल्स है वो एक्सप्लोड कर रही होती है अपने आप ही, अपने आप उसमें आग लग रही होती, या जितने भी हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स या जो भी दूसरे वेपन्स है वो क्या होते रहते हैं? वो अपने आप ही एक्सप्लोड होते रहते हैं। आपने मूवीज में कई बार देखा होगा कि टाइम बॉम्ब लगाया होता है और उसमें रिमोट फिक्स किया होता है। तो रिमोट से क्या होता है? जैसे रिमोट ऑन करते स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग से उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है और वो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो रिमोट से जो बॉम्ब कंट्रोल्स होते हैं, तो इसी तरह से ये एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट काम करता है। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को क्लियर करने के लिए कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर लो होगी तो रिएक्शन फास्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 3 फ्यूल्स। एक ले ली हमने LPG, दूसरा ले लिया हमने केरोसिन ऑयल, और तीसरा लिया हमने वुड। हमने इन तीनों फ्यूल्स को जलाना है, बर्न करना है। तो आपको पता ही है कॉमन ऑब्जर्वेशन से कि सबसे कम एनर्जी किसमें लगती है, यानी जो एक स्पार्क से जो बर्न करना स्टार्ट करती है, दैट इज LPG। तो जब हम घरों के अंदर, किचन के अंदर जब हम गैस को ऑन करते हैं तो जो लाइटर होता है उससे एक स्पार्किंग तो निकलती है, वही एक्टिवेशन एनर्जी है उसके लिए, तो वो काम कर देती है और फ्यूल बर्न होना शुरू होती है। पर जो केरोसिन ऑयल है वो उस स्पार्क से बर्न नहीं होगा, उसको जलाने के लिए हमारे को ज्यादा एनर्जी चाहिए, मैस्टिक चाहिए, ठीक है, तब जाके जलेगा। और जो वुड है या कोल है
उसको बर्न करने के लिए वी स्टिल नीड हायर एनर्जी। तो क्योंकि इसको जलने के लिए ज्यादा एनर्जी, तो ये स्लोली बर्न करेगा, ये थोड़ा फास्ट बर्न करेगा और ये एकदम फास्ट बर्न करेगा। तो मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रिएक्शन फास्ट होगा। नाउ आगे चलते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। अगर आपको ऑर्गेनिक का चैप्टर याद होगा, हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स, SN2 मैकेनिज्म, तो वहां पे इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है हमारे को। ये थ्योरी क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट डायरेक्टली चेंज इनटू प्रोडक्ट। जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखा A2 + B2 गिव राइज टू AB, बोलते हैं डायरेक्टली ये रिएक्शन नहीं होगा, पर होगा क्या कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है, reactant molecules will collide with each other and form an intermediate stage या state जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बोला कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे और एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाएंगे, अनस्टेबल सी स्टेट है और ट्रांजिशन स्टेट। जैसे मैंने यहां पे ये दिखाया, ये रिएक्टेंट है और इनके बीच की जो ये बॉन्डिंग है मैंने ब्लैक मार्कर से शो की हुई है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेट बनेगी जिसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट और आल्सो कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस स्टेट के अंदर क्या आ रहा है? ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रही। ओल्ड कौन सी थी? ए के बीच में या बी के बीच में, एंड एट द सेम टाइम न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग, जिसको मैंने ब्लू कलर के पेन से शो किया हुआ है। ए और बी के बीच में नई बॉन्ड बन रही है और ए और बी के बीच में पुरानी बॉन्ड ब्रेक हो रही है। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो पुरानी बॉन्ड थी ये एकदम ब्रेक हो जाएगी एंड अल्टीमेटली वी विल गेट प्रोडक्ट। तो इस थ्योरी ने क्या बोला कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड फॉर्म एन इंटरमीडिएट स्टेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन विच ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग। दिस कॉम्प्लेक्स देन डिसोसिएट टू फॉर्म प्रोडक्ट। एक बात। दूसरी बात, द एनर्जी नीडेड टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स को बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एंड एनर्जी पोजेस्ड बाय दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। और फिर ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होगा एंड विल गेट प्रोडक्ट। तो इसी बात को एक ग्राफ से दिखाया गया है जिसको बोलते हैं हम रिएक्शन प्रोफाइल। यहीं पे शो कर देते हैं रिएक्शन प्रोफाइल। So reaction profile हम also it can also be written as path followed by reaction, कि रिएक्शन किस तरह से शो करता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ये हमने यहां पे दिखा दिया है जी। तो इस तरफ हम ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस साइड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और ये हमारे पास एक बैरियर है दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में जाने के लिए जो है वो कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। तो इसको हमने ऐसे दिखा दिया, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ER, और HR भी लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट HP और HR। और अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की नॉलेज याद रखें तो हमारे को पता है कि जो डिफरेंस होता है ना एनर्जी का, डेल्टा H, कई बुक में डेल्टा P भी लिखा होता है। सो दिस इज आवर थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई की इसको बोलेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी। तो दैट मीन्स कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए एक पहाड़ी को क्रॉस करना होगा, तो उस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए जो एनर्जी बाहर से सप्लाई की जाती है दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर आप इसमें एक चीज और हम थोड़ा सा और क्लियर कर सकते हैं इसको कि दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी जो यहां पे दिखाया हुआ है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। चलिए इसको ऐसे ही दिखा देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, EF भी लिख सकते हैं हम।
and this is the activation energy for backward reaction, EAB. ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये और बैकवर्ड के लिए ये होगी। तो क्लियरली है यहां पे दो बातें समझ लेते हैं। पहली बात कि ये रिएक्शन कौन सा है जो ये इस तरह का रिएक्शन शो किया गया, इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर भी। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है। तो हमारे को थर्मोडायनेमिक्स की नॉलेज से पता है कि डेल्टा एच किसके बराबर होता है, HP माइनस HR। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। दैट मीन्स कि जो मैंने यहां पे ये ग्राफ बनाया हुआ है ये किसके लिए है, दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके लिए डेल्टा एच क्या होगी, नेगेटिव। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या हुई कि जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज लार्जर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये जो हमने यहां पे रिएक्शन प्रोफाइल बनाया, दिस इज मेंट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक के लिए भी देख लेते हैं हम इसी तरह से। और यहां पे हम चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, दिस इज A2 प्लस B2, और यहां पे वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो रही है और न्यू बॉन्ड बनना शुरू हो रही है। तो दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और फाइनली ये 2AB यहां पे बन गया। तो मैंने क्या बोला था कि एनर्जी नीडेड टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, एंड एनर्जी पोजेस्ड बाय दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया तो था किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए। एट द सेम टाइम हम एंडोथर्मिक के लिए भी बना लेते हैं। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, और फिर से वही हमारे पास so this is the average energy of reactant ER, and this is the average energy of product EP. again वही progress of reaction, and ये आ गई अब डेल्टा एच। अब डेल्टा एच आपको पता है कि HP माइनस HR होता है। तो इस बार प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो डेल्टा एच क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो दिस ग्राफ इज मेंट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये वही बात थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। अब अगर हम देखें तो यहां पे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए जो एनर्जी सप्लाई की, ये वाली जो मैंने रेड कलर से शो कर दी, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर उस रिएक्शन को वापस लाना है हमने तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो दैट मीन्स कि यहां पे क्या होगा कि EAF इज ग्रेटर देन EAB और EAB इज लेस देन EAF। एक ही मतलब है। अब एग्जाम में पता नहीं क्वेश्चन कैसे किसी तरीके से, तो यहां पे EAF इज लेस देन EAB और EAB इज ग्रेटर देन EAF, वाइस वर्सा जैसे भी पूछा जाए। तो EAF मींस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड EAB इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो आप ग्राफ से भी देख सकते हो कि आगे जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और वापस आने के लिए इस केस में कम चाहिए। इसमें उल्टा हो गया हमारे पास। तो ये हो गया जी हमारे पास और कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। Now let us do the next topic, which is factors affecting या effect of temperature on rate of reaction. So next topic है हमारे पास again effect of temperature on rate of reaction और rate constant, और इसी में हम लिख देते हैं Arrhenius equation। Effect of temperature on rate of reaction and rate constant, and this is also known as Arrhenius equation।
तो चलिए जी, अगला टॉपिक हम कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, और इसी में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं अरेनियस इक्वेशन। तो एक्सपेरिमेंटली एक बात साबित हुई है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, मींस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉरी, एंड इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। अगर 10 डिग्री बढ़ा दिया तो रिएक्शन की स्पीड पहले से डबल हो जाएगी, और अगला और 10 डिग्री बढ़ा दिया तो कितना होगा आप बताइए। सो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल एंड दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट व्हिच इज नोन एज थीटा। व्हाट इज दिस? इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ टू रिएक्शन डिफरिंग बाय 10 डिग्री। मतलब जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जैसे हमने लिया रेट ऑफ रिएक्शन एट T डिग्री, सपोज कि K था, और अगर हमने 10 डिग्री बढ़ाया तो एक्सपेरिमेंटली जो बात साबित हुई कि डबल हो जाएगा, तो 2K हो जाएगा। दैट मींस कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की मिनिमम वैल्यू 2 आ जाती है एंड फॉर मोस्ट रिएक्शन जो थीटा की वैल्यू होती है वो 2 to 3। नाउ अब क्यों रिएक्शन की स्पीड बढ़ी जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, और जब 10 डिग्री बढ़ा दिया हमने तो वो पहले से डबल क्यों हो गया? ये क्वेश्चन है, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है हमारे पास। ठीक है, इससे पहले कि हम एक्सप्लेनेशन पे आए, आपको एक बात समझनी होगी कि अगर कोई चीज डबल हो रही है तो उसमें कितना परसेंट हाइक हुआ, कितना परसेंट बढ़ी वो चीज। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये मार्कर है, सपोज आज इसका जो प्राइस है वो है 30 रुपीज, और नेक्स्ट डे सपोज कि इसका प्राइस हो जाता है डबल, मींस 60 रुपीज हो जाता है इसका। तो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा? आप बोलेंगे 30 बढ़ा, वो तो ठीक है, डबल हो गया पहले से, पर कितना परसेंट हाइक हुआ उसके प्राइस में? तो अगर कोई चीज डबल हो रही है तो दैट मींस कि वो 100% बढ़ गया। क्योंकि अगर वो 50% बढ़ा होता तो कितना होता? 30 का 50% कितना होता है? 15। तो फिर नेक्स्ट डे रेट कितने प्राइस का मिल रहा होता हमारे को? 45 रुपीज का। तब तो बोलते कि हम 50% बढ़ा, पर अगर डबल हो गया उसका तो इसका मतलब कि 100% बढ़ा। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे हमारे को समझना है कि अगर रिएक्शन की स्पीड डबल हो रही तो कितना परसेंट बढ़ गया? 100% इंक्रीज हो गया पहले से। नाउ अब आते हैं जी इसकी एक्सप्लेनेशन पे। तो दो तरह की एक्सप्लेनेशन है, एक है क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन। ये कोलिजन थ्योरी बार बार हमारे पास आ रही है, तभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करने चाहिए, प्रोडक्ट बनाना चाहिए, और जो मिनिमम एनर्जी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको क्या बोलते हैं हम, जो चाहिए उनको, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये कोलिजन थ्योरी डिटेल में है, बट एट द लेटर टॉपिक में आएगा, अभी इसी चैप्टर में आगे ना। क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन जो कोलिजन थ्योरी बोलती है कि जो रिएक्शन का जो रेट है ना, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एफ और जेड के ऊपर। ये जेड क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इन पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेकंड में कितने कोलिजन हुए उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। दूसरा है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, मतलब ऐसे कोलिजन जिनके पास कम से कम मिनिमम एनर्जी है, उसी को बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो दैट मींस कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो या तो एफ बढ़ रहा होगा या जेड बढ़ रहा होगा या दोनों इंक्रीज हो रहे होंगे। ठीक है, आप अगर नोट्स बना रहे होंगे, एंड वन थिंग मोर, जितने भी इस जो है वो वीडियोस है इस चैप्टर की, उसमें जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लास के हैंड रिटन नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहां से नोट्स एक्सेस भी कर सकते हो। वापस आते हैं, तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप लिखेगा कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आइदर एफ इंक्रीजेस और जेड इंक्रीजेस और बोथ इंक्रीजेस, दैट इज व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। तो हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन जेड, कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर कितना फर्क पड़ा। तो ये बोला गया कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है थोड़ी सी, बट फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर जेड इंक्रीजेस ओनली बाय 2 to 5%, 2 से 5% तक ही बढ़ती है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन तो डबल हो जाता है, विच मीन्स 100% बढ़ जाता है ना, हमने ऊपर लिख दिया यहाँ पे। दैट मीन्स कि इंक्रीज इन रेट इज नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो जो डबल हो रहा है वो इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर से इसका मतलब क्या हुआ कि जो अब एफ की बढ़ रहा होगा, तो ये कैसे बढ़ रहा है? तो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको भी बोला कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को
प्रोडक्ट में जाने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए एंड दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। सपोज यहां पे मैंने जो इस तरफ ले लिया दैट इज फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, तो ये यहां पे कोलिजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, और यहां पे थ्रेशोल्ड एनर्जी मींस जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है हमारे पास थ्रेशोल्ड या उससे ज्यादा है वही प्रोडक्ट बनाएंगे। दैट एट टेम्परेचर T जो फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है दैट इज एरिया अंडर द कर्व, यानी ABCD, जो ये मैंने यहां पे ये दिखा दिया ABCD, ये इतने से मॉलिक्यूल है जो कि प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसको भी हम दूसरे एग्जांपल से लेंगे। एंड एज टेम्परेचर इंक्रीजेस F increases, फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव इंक्रीज होते हैं बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स कि जो लो टेम्परेचर पर जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम थी वो कोलाइड तो कर रहे थे पर प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी होना जरूरी है। ठीक है, तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम थी अब उनको भी एनर्जी मिल गई और वो भी प्रोडक्ट बनाने लायक हो गए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, तो वो मॉलिक्यूल अब ज्यादा हो गए जो कि प्रोडक्ट बनाने लायक हो गए। एंड इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जो ये फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है वो डबल हो जाते हैं पहले वाले से। तो ये T डिग्री पे मैंने बताया हुआ यहां पे, और जो ये T प्लस 10 डिग्री जो कि ब्लू पेन से है, तो एट T प्लस 10 डिग्री पे जो फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ABGH, ये वाला हो गया जो ये ABGH, तो ये पहले वाले से डबल हो गया, तो देयरफॉर इसको F डैश शो कर देते हैं। तो जो F डैश है ना दैट इज 2 टाइम इनटू F, और ABCD इज इक्वल टू 2 टाइम्स इनटू ABGH। इस पॉइंट को आप समझिएगा। तो पहले तो यहां पे बात को इसको एक बार दोबारा से समराइज करते हैं और फिर 2 एग्जांपल लेंगे इसको और क्लियर करने के लिए। कोलिजन थ्योरी ये बोलती है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसका नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो सपोज कि जो टेम्परेचर T डिग्री पे वही इतने से मॉलिक्यूल हमारे पास थे जो कि जिनके पास वो एनर्जी थी ABCD, जिनके पास उससे थोड़ी सी भी कम थी वो प्रोडक्ट बना नहीं पा रहे हैं। राइट नाउ अब क्या हुआ कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। दैट मीन्स कि जिनकी एनर्जी पहले थ्रेशोल्ड से कम थी उनको एनर्जी मिल गई और वो भी प्रोडक्ट बनाने लायक हो गए। ठीक है, तो ये बात साबित हुई कि अगर हम 10 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ा दे तो जितने मॉलिक्यूल पहले प्रोडक्ट बनाने लायक थे मींस फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बिकॉज फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज, क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो गया या पहले से डबल हो गया। अब इस पॉइंट को और क्लियर करने के लिए हम 2 हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे कि सपोज कि हमारे पास जो टोटल मॉलिक्यूल्स है ना जो कोलाइड कर रहे हैं वो है 1000 मॉलिक्यूल है कोलाइड कर रहे हैं, पर प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है ना वो चाहिए और 30 किलो जूल, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जब टेम्परेचर T था एट टेम्परेचर T पे एक एग्जांपल लेते हैं कि ओनली 150 मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी ET और ग्रेटर, या तो मतलब 30 किलो जूल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 150 मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास उतनी एनर्जी है, तो हम बोलेंगे कि इस टेम्परेचर पर जो फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन कितने हो गए 150 मॉलिक्यूल्स। राइट, अब जिनकी एनर्जी 29 है 28 है 25 है कुछ भी 26 है 27 किलो जूल, ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहे हैं कोलाइड तो कर रहे हैं पर वो प्रोडक्ट नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना सकते वो प्रोडक्ट भाई? ये प्रोडक्ट इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि मिनिमम एनर्जी तो 30 किलो जूल जरूरी है।
पर जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हमने टेम्परेचर कर दिया इंक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसका मतलब कि जिसकी एनर्जी 29 थी उसकी भी 30 या उससे ज्यादा होगी। अब कई बार स्टूडेंट बोलते कि जिनकी ऑलरेडी 30 थी, भी ऑलरेडी 30 थी, दैट्स ओके, वो तो ज्यादा ही, उनको भी तो एनर्जी मिलेगी, अकेला 29 वालों को तो नहीं मिलेगी, वो तो पहले भी प्रोडक्ट बना रहे थे, अभी प्रोडक्ट बनाएंगे। पर पहले ये 29 किलो जूल, 28 ये वाले मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट बनाने लायक नहीं थे। और अगर 10 डिग्री तक हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो जितने मॉलिक्यूल पहले थे ना, यानी T+10 डिग्री पे, अब हमारे पास पहले 150 मॉलिक्यूल थे, अब बोलते 300 मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएंगे, 300 कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, जो कि प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो पहले 150 ही कोलिजन ऐसे थे जो प्रोडक्ट बनाने लायक थे, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, और अब हमारे पास 300 हो गए, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो शायद आपको ये पॉइंट यहां पे क्लियर हो गया। अदरवाइज एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं हम, कि सपोज कि हमारे पास एक क्लास है और क्लास में हमारे पास जो है वो 70 स्टूडेंट है, ठीक है जी, और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो आपको पता है कि 23 होने चाहिए। जिनके 23 से कम है उनको जो है वो पास नहीं होंगे, राइट। अभी टीचर्स ने क्या किया कि रिजल्ट देखा कि सिर्फ जो स्टूडेंट्स है वो 20 ही स्टूडेंट ऐसे जिनके मार्क्स 23 से ज्यादा है, और 20 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 10+ है, ठीक है जी। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 70, मतलब एक खराब सा सिनेरियो ले रहे हैं हम। उसमें से मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो 23 है, और 20 स्टूडेंट के जो पासिंग मार्क्स है वो है ग्रेटर देन 23, और जो अगले 10 स्टूडेंट, अगले जो 20 स्टूडेंट हैं हमारे पास, उनके 10+ मार्क्स, और कितने हो गए जी? 20 और 20 40, और 30 स्टूडेंट उनके मार्क्स है 0 to 9। बहुत गंदा रिजल्ट है। अब स्कूल मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि सबको जो है वो 12 नंबर जो है, 13 नंबर जो है ग्रेस दे दो, बाहर से दे दो नंबर। तो अब क्या हुआ कि ये तो पहले भी पास हो रहे थे 20 स्टूडेंट, पर जो यहां वाले थे 20 और पास हो जाएंगे। अब मींस जो रिजल्ट है वो पहले सिर्फ 20 स्टूडेंट की वजह से रिजल्ट था, अब जो रिजल्ट है दैट विल वो 40 स्टूडेंट की वजह से रिजल्ट आ जाएगा। मतलब जो रिजल्ट है या जो पास होने वाला जो क्राइटेरिया वो डबल हो गया। तो जब बाहर से 13 ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो आप इस तरह से इस एग्जांपल्स को समझ लीजिएगा कि जब हमने बाहर से एनर्जी दी तो वो मॉलिक्यूल बढ़ गए जिनकी एनर्जी पहले थ्रेशोल्ड से कम थी, वो भी प्रोडक्ट बनाने लायक हो गए, और जब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो मॉलिक्यूल हो गए डबल। तो दिस इज द क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन, मींस फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस। नाउ क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सेकंड है हमारे पास नंबर बी, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन। So quantitatively, the effect of temperature on rate and rate constant, that is given by Arrhenius equation. Quantitatively, the effect of temperature on rate and rate constant is given by Arrhenius equation. Arrhenius equation क्या बोलती है कि K is equal to e raised to the power minus EA over RT. This is equation 1. यहां पे पैरामीटर की बात करें, K क्या है? रेट कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। A क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अभी मैंने कोलिजन फ्रीक्वेंसी का जिक्र किया था, तो उससे कुछ रिलेटेड है, नॉट एग्जैक्टली सेम। फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, और R क्या है? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन पर मोल। डिपेंड करता है कि हमारे को एनर्जी किस यूनिट में चाहिए। तो ये हो गया जी।
अब हमने क्या किया कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने दोनों साइड लॉग लिया। तो जब भी हम लॉग लेते हैं तो पहले नेचुरल लॉग लेते हैं, हम कॉमन लॉग सीधा नहीं लेते। तो नेचुरल लॉग लिया तो ln k इज इक्वल टू, इसको हमने m मान लिया, इसको n मान लिया। तो आपको याद होगा कि log m और n का फॉर्मूला क्या होता है, log m इंटू n का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। तो ये फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास क्या बन गया जी, log a प्लस log e रेज टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। तो एक फॉर्मूला लगा दिया। अब फर्दर क्या करेंगे, हम इसको ऐसे रहने देते हैं log a। अब एक और फॉर्मूला लगेगा log m रेज टू द पावर n, क्या होता है n log m। तो n क्या आ गया, यहाँ पे पावर है हमारे पास, यानी माइनस ई ए ओवर आर टी और ln e। अब आपको एक बात पहले भी बताई गई थी कि जो e का मतलब क्या होता है, एंटी लॉग। तो log और एंटी लॉग कैंसिल हो गया, तो log e का मतलब हो गया 1। यानी हमारे पास इस इक्वेशन को वी कैन राइट इट एज log a माइनस ई ए ओवर आर टी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर आप बुक में देखोगे ना तो सीधा log के बाद ये दिखाया गया है, तो सिंपल सा पॉइंट है, मैंने इसको स्टेप वाइज ब्रेकिंग कर दी। अब नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए अगेन आपको पता है कि ln x क्या होता है, 2.303 ऑफ log ऑफ x, जो कि बेस 10 में होता है हमारे पास। तो 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब क्या कर देते, डिवाइड कर देते दोनों तरफ, log सॉरी कितने से डिवाइड करते, 2.303 से। तो हमारे पास क्या बन गया जी, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी। दिस इज इक्वेशन 2, जिसका अभी हम यूज करेंगे, या इसको 3 दे देते हैं क्योंकि कई बार इस फॉर्म में भी पूछा जाता है हमारे से। इसको 2 दे दिया हमने। तो ये है जी सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन। अब बात है कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। इसको भी रहने देते हैं। देन द नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। तो दो मेथड है जी। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। जो ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 कैन बी रिटन, इसको मैं ऐसे लिख दूं, log k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t प्लस log a। ऐसा लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन कैसी बन गई मेरे पास, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और जो इक्वेशन 2 है, ये भी नेचुरल लॉग के फॉर्म में, log k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1/t प्लस ln a। इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो ये भी तो वही होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। दैट मीन्स कि इफ वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन आइदर log k वर्सेस 1/t, और if we plot graph between natural log of k versus 1/t, तो हमारे पास क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन और स्लोप जो है डाउनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव है तो नीचे की तरफ स्लोप आएगा। ऐसे आएगी हमारे पास ये। तो इसका जो स्लोप है आपको पता है कि कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और यहां पे जो स्लोप आया हमारे पास वो किसके बराबर आया, माइनस ई ए अपॉन आर। और ये आपको पता है कि इंटरसेप्ट होता है। तो
तो इंटरसेप्ट यहां पे क्या आ गया, log k, और यहां पे वही इंटरसेप्ट क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ a। दैट मीन्स कि इसको मिटा दिया, और ग्राफिकल मेथड से हमने क्या किया कि अगर हमने एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो स्लोप को वहां पे नेगेटिव परली तरफ ले गए इनटू r, और पहले वाले में ये, और यहां पे हम यहां पे लिख देते हैं, और इस वाले केस में क्या आ जाएगा कि EA इज इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू 2.303 r। तो डिपेंड करता है कि हमने ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया, लॉग नेचुरल लॉग में किया या कॉमन लॉग में किया, LOG में किया या LN की फॉर्म में लिखा हमने। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। तो यहां से अगर स्लोप हमारे को दिया है तो हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है सेकंड मेथड। Let K1 and K2 be the rate constant at temperature T1 and T2। ठीक है जी, तो हमने K1 और K2 लिया रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड T2। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3, अगर हम 3 के हिसाब से देखें तो मेरे पास क्या आ गया, log K1 is equal to EA log A minus EA upon 2.303 RT1। This is equation number 4। And log K2 is equal to log A minus EA upon 2.303 RT2। दिस इज इक्वेशन 5। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो हमने इक्वेशन 3 की फॉर्म में ही 4 और 5 लिख लिया, 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट ले लिया K1 और K2। अब हम क्या करने वाले हैं कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो 5 माइनस 4 क्या आ गया जी, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, अगर हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पे दिस माइनस दिस, ये तो कैंसिल हो गया, और यहां पे क्या आ गया, माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। और जब 4 वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है यहां साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा EA अपॉन 2.303 RT1। नाउ log m माइनस log n किसके बराबर होता है, log m अपॉन n। आपको याद ही होगा, log का फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n। तो ये आ गया जी log K2 अपॉन K1, और यहां पे हम कॉमन ले लेते हैं EA, और क्या आ गया 2.303 R भी हमारे पास कॉमन आ गया। तो पहले हम प्लस वाली टर्म लिख लेते हैं, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो इस इक्वेशन से हम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर हमने T1 T2 एलसीएम लिया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2.303 R, और एलसीएम क्या आ गया T1 T2, और ऊपर क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, एंड दिस इज log K2 अपॉन K1। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है अरीनियस ने जो दी थी। तो इस इक्वेशन से हम एक्टिवेशन एनर्जी करेंगे कैलकुलेट। तो आज की क्लास के लिए हम इतना काम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो अरीनियस इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस चैप्टर की हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया गया है क्लास नोट्स के लिए। तो अगर आपने वहां से भी देखना होगा तो आप क्लास नोट्स वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। So that's all for this class. Thank you.